हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज पेपर वन के एमसीक्यूज़ के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अच्छे से अपने को कंसेप्ट क्लियर करने हैं। और इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर वन है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, और किसी का अगर पेपर टू इन्वायरमेंटल साइंस है जो कोड नंबर 89 पे है तो उसके रजिस्ट्रेशन भी ओपन है। और फ्रेंड्स, अपने चित्त को शांत रखें, अच्छे से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, बिना किसी टेंशन के तैयारी करें, तभी अच्छे से तैयारी होगी। बिल्कुल रिलैक्स रहें आप, और इन क्वेश्चंस को आराम से बिल्कुल चित्त को शांत करके समझना है, और हर एक चीज़ को पकड़ना है, कंसेप्ट को पकड़ना है। ठीक है, तो चलो अपना फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया हुआ क्वेश्चन है, और इफ़ेक्टिव टीचिंग का की बात कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड की टीचिंग बिहेवियर बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ इफेक्टिवनेस। यानी कि कौन सा जो टीचिंग व्यवहार है, बिहेवियर है, जो इसमें से कौन से व्यवहार हैं जो इफ़ेक्टिव कैटेगरी से संबंध रखते हैं, या कैटेगरी ऑफ इफ़ेक्टिवनेस है, यानी इफ़ेक्टिव टीचिंगनेस के गुण हैं एक तरह से। ऐसे कौन से बिहेवियर हैं, ऐसे कौन से की व्यवहार हैं, उनके बारे में बात करनी है। ऐसे कौन से मुख्य व्यवहार या की टीचिंग बिहेवियर है जो किस से बिलोंग कर रहे हैं? इफ़ेक्टिवनेस से, प्रभावशालिता से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन ए की। ए क्या है? मेकिंग आइडिया क्लियर टू लर्नर वू में एट डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना? यानी कि क्या कह रहा है? मेकिंग आइडिया क्लियर टू लर्नर, जो सीखने वाले हैं उनके लिए जो भी विचार हैं, आइडिया है, उनको क्लियर करना। वो में भी एट डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हर एक लर्नर का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग है, आपको पता है। तो उसको सबको एक तरह से अपने आइडिया को क्लियर करना हर लर्नर के लिए। तो ये इफ़ेक्टिव टीचिंग की बात है या नहीं, बताओ? तो है, अच्छी बात है ये। फिर आगे है, शोइंग एंथुजियाज्म एंड एनिमेशन थ्रू वेरिएशन इन आई कॉन्टैक्ट, वॉइस एंड जेस्चर। आपको पता है कोई भी इफ़ेक्टिव टीचिंग होती है तो आई कांटेक्ट, जब आप भी क्लासरूम में जाते हैं, ठीक है, आप पढ़ाओगे तो आपको हर एक स्टूडेंट के साथ आई कांटेक्ट होना चाहिए। आप पीछे स्टूडेंट बैठे हैं, आगे बैठे हैं, या कई बार टीचर क्या होता है, सिर्फ आगे की जो बेंच पे स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनको फोकस करते रहते हैं। ये इफ़ेक्टिव टीचिंग में नहीं बोल सकते हम। सारी क्लास के साथ आई कांटेक्ट होना चाहिए। वॉइस में एक वेरिएशन होना चाहिए कि कब उसको किसी शब्दों पे प्रेसाइज करना है, कौन से शब्दों को अच्छे से समझाना है। जेस्चर होता है बॉडी लैंग्वेज, उसकी किस तरह से समझाने में। तो ये एक अच्छा है इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए, ये भी चीज़ अच्छी है। ठीक है, ए भी आना चाहिए, बी भी आना चाहिए। और सी में बात कर रहा है, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज बाय एक्नॉलेजिंग एंड समराइजिंग। ऐसा इफ़ेक्टिव टीचिंग में नहीं हो सकता। हम टीचर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट आइडियाज़ को ज़्यादा हम समराइज़ करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हम टीचर के जो नॉलेज हैं उसी से हम समराइज़ करने की बात करेंगे इफ़ेक्टिव टीचिंग में। तो सी आंसर अच्छा नहीं है, ये नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और टाइम बचाना हो तो एकदम से फटाफट आप ऑप्शन की तरफ चले जाएं, क्योंकि यूजीसी नेट इस तरह से इन ऑप्शंस में भी रीजनिंग की तरह काम करती है। जैसे हमने सी को काट दिया, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए भी शामिल किया कि एक चीज़ आप सीख जाए। देखो, इस ऑप्शन में सी है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, इस ऑप्शन में सी है ये ऑप्शन नहीं आएगा, इस ऑप्शन में सी है ये नहीं आएगा। तो ऑप्शन कौन सा बच गया? ये बच गया। कोई कन्फ्यूजन का दौर ही नहीं बचा फ्रेंड्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? ए, बी और ई बच गया। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो अगर आपको ये डिसाइड हो जाता है कि ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा और मल्टीपल इस तरह से ऑप्शन दिया हो, तो फट से जाके ऑप्शन को देख लें, ज़्यादा टाइम ना लगाएं। ठीक है, कई बार यूजीसी इनमें रीजनिंग खेलती है, मैं बता रहा हूँ ना। ठीक है, ऑप्शंस को सेट करते टाइम। तो आपने जैसे सी का देखा कि सी नहीं है, देखो सी तीनों में है तो बच गया एक। तो आंसर क्या चला जाएगा? ए, बी एंड ई। बात समझ रहे हो? चलो इसको हम आप आगे एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। ठीक है, ई क्या है? यूजिंग मीनिंगफुल वर्बल प्रेज टू गेट एंड कीप स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द लर्निंग प्रोसेस। ये तो इफेक्टिव टीचिंग का एक अच्छा गुण है कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, जो लर्नर है, स्टूडेंट है। ठीक है ना, लर्निंग प्रोसेस में एक अच्छी बात है। और ये वैसे गलत नहीं है इतना, प्रोबिंग थ्रू जनरल क्वेश्चन एंड शिफ्टिंग ए डिस्कशन टू सम हायर थ्रू लेवल, तो हायर थॉट लेवल की तरफ ले जाना इतना गलत नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन बने हुए हैं वो इसी हिसाब से बने हुए हैं कि उसमें डी भी शामिल है ही नहीं, है ना। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा चला जाएगा अपना? ए, बी और
ई। बात समझ में आ गई? सी नहीं है, इसीलिए ये इतना गलत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गलत इसको नहीं कह सकते, लेकिन ऑप्शन बनाए इसी तरह से गए हैं, तो बेस्ट आंसर क्या जाएगा? ए, बी एंड ई इज़ द राइट आंसर। आपको एक चीज़ यहाँ से कुछ सीखने को मिली, इन्हीं कंसेप्ट को क्लियर करते टाइम या इसी कंसेप्ट को यूज़ आप करोगे ना एग्ज़ाम में, मेरे हिसाब से ये हेल्पफुल हो सकता है। इस तरह से अपने को क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अपने आप को रिलैक्स रखना है, चित्त में शांति होनी चाहिए। ये आगे वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है आइडेंटिफाई द सीक्वेंस विच करेक्टली इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ इंश्योरिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ इन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, शिक्षण और सीखने की जो होती है अधिगम की, उसमें जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कौन सी है? कंस्ट्रक्टिव एक तरह से निर्माणात्मक अप्रोच कौन सी है, या किस अप्रोच से चलोगे आप, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से चलोगे, तो ये बात पूछी है। तो सबसे पहले क्या करोगे? एक्सप्लोर करोगे, इवेल्युएट करोगे, ठीक है, या फिर एक्सप्लेन करोगे या इंगेज। ये सीक्वेंस पूछा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, अपने आप को रिलैक्स करके सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, या फिर आप भी किसी क्लास में जाके आप पढ़ाते हो, तो सबसे पहले आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, या सबसे पहले आप क्या करने की कोशिश करते हो अपने लर्नर के साथ? आप ये कोशिश करते हो कि वो जो आप पढ़ा रहे हो उसको आप इंगेज कर लो। क्या कर लो? इंगेज ही करने का काम है। जब तक उनका इंटरेस्ट नहीं बनेगा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो सबसे पहले काम है कि आपको मैं इंगेज करने की कोशिश करूं, आपका इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश करूं कि हाँ बातें ठीक है, चलो अब इंटरेस्ट बन गया, तभी तो आप सुनोगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इंगेज करना, स्टूडेंट्स को उनका इंटरेस्ट पैदा करना। तो इंगेज सबसे पहले है, ठीक है। तो एक बात बताओ, किसी में इंगेज सबसे पहले है ही नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, राइट आंसर ये है। अब फट से ये करके आप आगे चले जाओ। एक्चुअली में क्या दिक्कत है हमारे साथ, हम जब हम पेपर सोल्व कर रहे होते हैं तो जिद कर लेते हैं कि ना मैं तो सारा करूंगा, अभी यही टाइम और ख़राब करूंगा। ऐसी अप्रोच अपनी हो जाती है, वो घर आके समझ लेना ना, यहाँ क्वेश्चन हो गया ना, पता है ना, बात समझेंगे आप, बात समझनी सारी है अपने को, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। लेकिन देखो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई, इसके बाद आप आगे बढ़ जाएं, टाइम को बचाएं पेपर में। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, यहाँ से टाइम को बचाना चाहिए, ठीक है। अब घर में आके समझ लेना, लेकिन अपने को जिद करनी है, वहाँ वो जिद छोड़नी है, और वो जिद जब छूटेगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ी प्रैक्टिस 5, 10, 20 क्वेश्चन की, अच्छे क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। अब मैं इसको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको इंगेज करना होता है, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट पैदा हो। फिर उन स्टूडेंट का या लर्नर वो एक्सप्लोर करे। एक्सप्लोर का मतलब है वो आप इंगेज तो कर लिया, एक्सप्लोर में फिर अपनी कुछ फैक्ट्स को रिलेट करना वो सीखे, अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करे वो, है ना, तभी तो बात है। आप इंटरेस्ट बन गया, फिर का वो एक्सप्लोर करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करे, रिलेशन बनाने की कोशिश करे, अच्छा ये फैक्ट ऐसे है तो ये फैक्ट ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद वो एक्सप्लेन करे कि उन्होंने क्या सीख लिया अभी तक, ये एक्सप्लेन करे, ठीक है। यही तो बात होगी, लर्नर ने एक्सप्लेन करवाओगे भी उसने क्या क्या सीखा है। फिर वो एक्सटेंड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एक्सटेंड का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे उसने कुछ एग्जाम्पल्स के साथ स्टडी को करा, उसको एक्सटेंड करे और कुछ व्यवहारिकता में एग्जाम्पल्स लेके आए और एग्जाम्पल, यानी कि अपने एक दो नॉलेज के दायरे को थोड़ा एक्सटेंड करे और बढ़ाए, ठीक है। और बाद में क्या करना है, उसका इवेल्युएट करना है, मूल्यांकन हो कि उसने कितना सीखा है, ये मूल्यांकन होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप मेरी बात समझ गए? तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक मेथड रहता है। इसको सीधा भी पूछ लेते हैं, E5 मेथड क्या है? E5 मेथड के नाम से भी बोलते हैं। 5 E है ना, तो E5 मेथड भी बोल देते हैं, 1 2 3 4 5, तो E5 मेथड भी बोल देते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? चलो ठीक है, वेरी गुड, आप बहुत समझदार हैं, और आप बहुत समझदार हैं, इसीलिए नेट का पेपर दे रहे हैं, और आपका बहुत अच्छा होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लें, ठीक है, बस शांति रखें दिमाग में। तो आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ICT से लिया हुआ क्वेश्चन है। और मैं ये बता दूं फ्रेंड्स, ICT की फुल फॉर्म से भी 2 बार UGC नेट क्वेश्चन पूछ चुका है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे एक बार UGC ने इंडियन लिख दिया था और कम्युनिकेशन की जगह क्यूम्यूटिव लिख दिया था, तो इसकी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आया है असर्शन रीजनिंग का। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग ICT फॉर क्लासरूम टीचिंग इज टू। मेन पर्पज क्या है ICT का यूज़ करने में? जो क्लासरूम में टीचिंग में ICT का यूज़ करें तो उसका मेन पर्पज क्या होना चाहिए? क्या सारे पर्पज अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन मेन मुख्य पर्पज पूछा है, यानी कि बेस्ट आंसर के बारे में बात करने को कहा है। तो क्या है? मेक द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड इंटरेस्टिंग, ठीक बात है, लेकिन बेस्ट की तरफ जाना है।
डाइवर्ट स्टूडेंट अटेंशन इन द क्लास, नहीं डाइवर्ट तो नहीं करना हमें। कीप स्टूडेंट इंगेज इन द क्लास, ये भी बात ठीक है, लेकिन हमें बेस्ट आंसर की तरफ जाना है। ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम ऑफ टीचिंग, ये सबसे बेस्ट बात कह रहे हैं ना कि जो भी आपका आउटकम आएगा लर्निंग का वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए। या आप यही चाहते हो ना कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, इसीलिए तो आप टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो। तो सबसे जो बेस्ट आंसर है या मेन पर्पज है ICT यूज़ का वो क्या आएगा, ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम ऑफ टीचिंग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसी तरह से आपको अपने आप को रिलैक्स करके बेस्ट आंसर की तरफ जाना है फ्रेंड्स। बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना, मन में शांति रखना है, सब हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ये है रिसर्च पेपर की बात करता है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड से लिया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों शामिल किया है, आपको थोड़ा हल्का भी लग सकता है ये क्वेश्चन, मैं बताऊंगा कि आप कहाँ गलती कर सकते थे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर आगे बात करेंगे। ये कह रहा है कि एक कॉलेज टीचर प्रेजेंट ए रिसर्च पेपर, एक कॉलेज का टीचर है वो रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करता है सेमिनार के अंदर। एक कॉलेज में अध्यापक जी हैं और वो क्या करते हैं, एक रिसर्च पेपर अपना प्रेजेंट करते हैं सेमिनार में। ठीक है, अब क्या है, द रिसर्च पेपर साइट्स रेफरेंस विच आर प्रीटी ओल्ड। जो कॉलेज टीचर अपना प्रेजेंट कर रहे हैं सेमिनार में रिसर्च पेपर, उसके जो रेफरेंस लिए हैं उन्होंने कि मैंने यहाँ से डाटा लिया वो बहुत ही ओल्ड है, यानी कि पुराने पेपरों से या बहुत ओल्ड पेपरों से रेफरेंस लिए हुए हैं उन्होंने। दिस सिचुएशन विल बी डिस्क्राइब्ड एज द केस ऑफ, इस सिचुएशन का कौन सा केस कहोगे, यानी कि कहाँ पे मिस्टेक है ये, क्योंकि उन्होंने प्रीटी ओल्ड क्या लिया है, रेफरेंस लिया है। तो अब क्या है, आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, ठीक है, और आप इतना ही पढ़ते और इसमें आपको एथिकल दिखता तो आप एथिकल टिक कराते। मेरा मानना है, आप समझदार हैं, आप शायद ना भी करते, आप एथिकल करते, क्योंकि आप एथिकल रिसर्च वगैरह, रिसर्च में एथिक्स वैल्यू ये सारे दिन पढ़ते हो तो आपको ये बेस्ट लगता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कोई एथिकल ऐसे कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो जहाँ आप कन्फ्यूज होने वाले थे वहाँ बात कर रहा था, ये सही आंसर नहीं है। और इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बेस्ट आंसर क्या है, ये है इनएबिलिटी ऑफ अपडेटिंग रिसर्च सोर्स, यानी कि उन्होंने जो रिसर्च सोर्स हैं जहाँ से अपने पेपर को उठाया है उनको अपडेट नहीं किया है। अपडेट करना चाहिए, नए लेना चाहिए उनको, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आप एथिकल में चले जाते हैं, मेरा मानना है। ठीक है, तो यहाँ गलती होने की गुंजाइश थी, अब यहाँ पे गलती हमें नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है फिर देखना है। एथिकल वहाँ पे भी आता है, मैंने कई बार बोला है, जब रिसर्च में आप डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस की बात करते हैं और इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तब थोड़ा सा एथिकल वैल्यूज़ की बात आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था, बहुत से कंसेप्ट इस क्वेश्चन से क्लियर होने लायक थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये हाइपोथेसिस की बात करता है, ये भी क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से लिया हुआ है। हाइपोथेसिस मतलब अवधारणा। एट द स्टेज ऑफ डाटा एनालिसिस, ठीक है, डाटा एनालिसिस की स्टेज पे, इन विच क्वांटिटेटिव टेक्निक हैव बीन यूज्ड बाय ये रिसर्चर। क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक तकनीक। ठीक है, द एविडेंस वारंट द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, जो भी उसके पास एविडेंस आए हैं, जो भी उनके पास तथ्य परिणाम आए हैं वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन ऑफ द रिसर्च विल बी डीम्ड एप्रोप्रिएट, तो फिर क्या रिसर्चर है वो क्या एक तरह से डिसीजन पे जाएगा, क्योंकि उसने नल हाइपोथेसिस को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो सीधी सी बात है, क्या करेगा वो, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं तो रिजेक्टिंग, ठीक है, नल हाइपोथेसिस एंड आल्सो द, नहीं, इसको जो सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस है इसको वो क्या नहीं करेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा। सब्सटेंटिव रिसर्च एक तरह से कि इफेक्ट पड़ता है, किसी का किसी पे इफेक्ट पड़ता है, और नल हाइपोथेसिस कहता है देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन ठीक है, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, एच नोट यहाँ पे नल हाइपोथेसिस है, एंड एक्सेप्टिंग द सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस, ये ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी सुना है ना, उसी तरह की है ये वेरी गुड, ये अच्छी बात है, दिस इज द राइट आंसर। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन चले जरूर जाना, आगे क्या दिख जाए आपको। रिजेक्टिंग द विदाउट टेकिंग डिसीजन नहीं, एक्सेप्टिंग द, रिजेक्टिंग द, एक्सेप्ट तो करनी नहीं है। ठीक है, चलो, तो बेस्ट आंसर कौन सा जाएगा, और सही आंसर है इसमें, तो बेस्ट की कोई बात ही नहीं है, सेकंड आंसर जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पता है ना कि नल हाइपोथेसिस जैसे ही रिजेक्ट होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। ये बहुत अच्छे से हमने बातें करी हुई है रिसर्च एप्टीट्यूड जब हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, सक्सेसफुल एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज डिपेंड अपन द स्किल्स ऑफ, कह रहा है जो सक्सेसफुल एजुकेशन कम्युनिकेशन,
एजुकेशनल कम्युनिकेशन होता है वो सक्सेसफुल हो, बिल्कुल भी कोई, जैसे हम कोई एजुकेशनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं कुछ बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो शिक्षा से जुड़ी हुई है, तो ये कह रहा है सक्सेसफुल कब मानोगे, कौन सी स्किल पे वो डिपेंड करती है, कौन से कौशल पे वो डिपेंड करती है, ये पूछ रहा है। तो आप बताइए कौन से कौशल पे। एक तो अंडरस्टैंडिंग द नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑडियंस। नहीं, आप नेगेटिव बात क्यों करोगे, आपको नेगेटिव समझना ही नहीं है ऑडियंस का। अगर मैं आपकी नेगेटिव बातों को देखूंगा ना तो मैं अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगा। क्या करूंगा मैं आपकी नेगेटिव, अच्छी बातें देखूं कुछ तो अच्छा दूंगा कुछ, है ना। तो ये छोड़ दो। वर्बल कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, ये बड़ा अच्छा होना चाहिए आपका। वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज है वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपको लगे कि वास्तव में आप कुछ एक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आपका वर्बल कम्युनिकेशन है वो बड़ा शानदार है, तो ये अच्छी बात है। एस्टिमेटिंग टाइम फॉर ऑडियंस इम्पैक्ट, समय का एस्टिमेट करना कि कितने समय में एक बार ऑडियंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा कि कितने समय में, क्योंकि सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल की अलग बात होती है। एनालाइज द ऑडियंस नीड्स, ये बड़ी अच्छी बात है। अब आप देखो, ऑडियंस की नीड को एनालाइज करना आपका बड़ा फर्ज बनता है। जैसे अभी आपको मैं बात कर रहा हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ की बात, तो आपकी मुझे नीड पता है ना कि आपकी यही है, और आपकी नीड में पेपर 1 में किस तरह के किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं की तरह बात करूँ तो अच्छी बात है। यानी कि मैं एनालाइज करूँ कि ऑडियंस को वास्तव में नीड क्या है, मेरे स्टूडेंट्स को वास्तव में नीड क्या है, तभी तो अच्छी सी बात होगी, तभी तो एजुकेशनल कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव रहेगा, सक्सेसफुल होगा, तभी तो हमारी अच्छी बॉन्डिंग होगी। बात समझ रहे हो। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, बी एंड डी। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अगर धैर्य से करोगे ठीक है तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, बी एंड डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से समझ में आ गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है टेक्निकल मीडिया है तो आईसीटी की बात कर लेते हैं, यहाँ से लिया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है इफ़ डाटा हैज़ बीन रिकॉर्डेड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुनना इसको। इफ़ डाटा हैज़ बीन रिकॉर्डेड यूजिंग टेक्निकल मीडिया, अगर डाटा का जो इकट्ठा रिकॉर्ड किया गया है वो टेक्निकल मीडिया का यूज़ करके किया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी स्टेप ऑन द वे टू इट्स इंटरप्रिटेशन, इसकी व्याख्या के लिए कौन सा सबसे अच्छा स्टेप होगा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, दोबारा समझना। ये कह रहा है कि जो आपने डाटा रिकॉर्ड किया है वो टेक्निकल मीडिया पे किया है, और इसकी व्याख्या करने के लिए सबसे अच्छा स्टेप कौन सा होगा। तो याद रखना, जो डाटा टेक्निकल मीडिया पे रिकॉर्ड होता है उसको वर्ड्स में लाने के लिए और उसका अच्छे से इंटरप्रिटेशन करने के लिए तो सबसे अच्छा जो तरीका है, अच्छा जो स्टेप है वो है ट्रांसक्रिप्शन। क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि वर्ड फॉर्म में लेके आना। ठीक है, क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। बात समझ गए, ये रिकॉर्डेड को किस में लेके आना, वर्ड फॉर्म में लेके आना, एक तरह से कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शन। ये इसका आंसर है। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैं आपको थोड़ा सा काम दे दूं, इन चीज़ों को भी आप देख लो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, प्लीज़ देख लो, खुद कुछ भी काम करोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ा थोड़ा खुद काम करने की आदत भी डालनी है, आगे पीएचडी भी करनी है, तो आप पीएचडी करोगे ना तो सारी बातें आपको कोई बताएगा नहीं, आपको खुद को भी सर्च करनी आनी चाहिए चीज़ें। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, आई थिंक आप लोग बहुत खुश हैं और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और किसी भी तरह की कोई आपके जीवन में टेंशन है ही नहीं, ये मान लो आप। और हमेशा खुश रहो, शांति से अपने आप को रिलैक्स रख के तैयारी करो और स्टडी पे फोकस रखो। जो बार बार कोई भी चीज़ आ रही है उस पर अपना ध्यान मत दिया करो ज़्यादा, उससे आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, मेरा ये मानना है। आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, सेल्फ मोटिवेटेड रखो, रिलैक्स रखो, और हर एक अच्छे टॉपिक को अच्छे से शांति से करो, सब बहुत ही अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।